गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम भारत की विदेश नीति पार्ट 2, जिसमें विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व या जो निर्माणक तत्व हैं वो क्या क्या हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब हम निर्माणक तत्व की बात करते हैं तो डॉक्टर वीपी दत्त के अनुसार ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं। हमने इसको एक चार्ट के माध्यम से भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व की बात करी है, जिसमें हमने 6 विषय रखे हैं: भौगोलिक तत्व, ऐतिहासिक परंपरा, आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व, वैयक्तिक तत्व और नीतिगत विषय। हम एक एक के बारे में बताएंगे कि आखिर जब हम विदेश नीति को बनाते हैं, संचालन करते हैं, तो इसके निर्माण में कौन कौन से तथ्य काम में आते हैं। तो सबसे पहले जब हम भौगोलिक तत्व की बात करते हैं तो भौगोलिक तत्व में किसी भी विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती हैं। जैसा कि पन्नीकरण ने कहा है कि जब नीतियों का लक्ष्य अपने देश की सुरक्षा होती है तो उसका जो निर्माणक तत्व है वो है भौगोलिक, यानी जो उसके आसपास का क्षेत्र है वो कैसा है, उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, किन देशों से लगी हुई हैं, उन देशों के साथ हमारा क्या क्या संबंध है। ये समझना बड़ा कठिन है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा संबंध है, क्योंकि हर देश की भौगोलिक विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए प्रत्येक देश की जो विदेश नीति है उसका कुछ स्थायी पहलू होते हैं, और वास्तव में कहना बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि वैदेशिक नीति भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। और भारत के लिए अपने पड़ोसी देश में होने वाले घटनाओं के प्रति सजग रहना, सतर्क रहना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भारत की जो सीमाएं जैसे बर्मा है, नेपाल है, चाइना है, अफगानिस्तान और सोवियत संघ के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण को हम जब इस नज़र से देखेंगे तो हमें इसको समझना पड़ेगा। तो ये जो भौगोलिक तत्व है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत का एक सबसे बड़ा हित ये है कि वह स्वतंत्र और शांति का क्षेत्र बना रहे, और भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हट जाने से किसी प्रकार की एक जो शक्ति शून्यता है उसकी स्थिति पैदा हो गई है। भारत की धारणा है कि यदि कोई शून्यता उत्पन्न हो भी गई है तो इस हिंद महासागर के तटवर्ती राज्य इस शून्यता को पूरा कर सकने की क्षमता रखते हैं। तो ये था इसका एक भौगोलिक तत्व। अब हम जब इसके ऐतिहासिक तत्व पे आते हैं तो ऐतिहासिक तत्व में भारत की विदेश नीति के निर्धारण में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही भी है और नहीं भी रही है। अब रही तो इसलिए है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं रहने की तो हम बात इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा जो इतिहास है उस इतिहास के अनुरूप ही हमारी विदेश नीति निर्धारण हुई है। अतीत से ही भारत सहिष्णु और शांतिप्रिय देश रहा, और इतिहास इसका साक्षी है कि भारत ने किसी देश पर राजनीतिक प्रभाव लादने या उसकी प्रादेशिक अखंडता को भंग करने की चेष्टा नहीं की। यह ऐतिहासिक परंपरा भारत की परराष्ट्र नीति का महत्वपूर्ण निर्धारण तत्व है, और स्वाधीन भारत के 5 से ज़्यादा दशक पूरे हो गए, और इस संपूर्ण अवधि में भारत ने सभी देशों के साथ समानता और मित्रता की नीति का अनुसरण किया। पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद आक्रमण किए, किंतु फिर भी भारत की नीति उसके साथ मैत्रीपूर्ण और सहअस्तित्व की रही है, और आज भी यही स्थिति है, क्योंकि 65 और 65 में ताशकंद समझौता हुआ और 71 में जीती जो भूमि शिमला समझौता के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को सौंप दी थी। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भारत की शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व की विचारधारा को उसकी दुर्बलता का चिन्ह मानता है। साम्यवादी चीन ने भी भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया, और 62 में यानी 1962 में अचानक विशाल पैमाने पर आक्रमण कर चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया। उस समय भारत सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं था। भारत ने यही प्रयत्न किया कि सैनिक शक्ति के स्थान पर अपनी समझ और सहमति द्वारा भूमि वापस प्राप्त की जाए। ये तो था इसका एक ऐतिहासिक तत्व।
इसका जो एक महत्वपूर्ण तत्व आता है वो है आर्थिक तत्व, क्योंकि भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था और इस दृष्टि से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का व्यवहार रखना आवश्यक था और वह किसी भी एक गुट से बंध नहीं सकता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे दोनों ही गुट में आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती रहे, क्योंकि कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव में आ जाए। इसलिए अनिवार्य रूप से हमें विदेशी आर्थिक सहायता अनुदान पर निर्भर आज भी रहना पड़ता है, लेकिन स्थिति थोड़ी बहुत सुधार आई है कि हम आर्थिक दृष्टि से अब आत्मनिर्भर बन गए हैं। अब विदेश नीति का एक तत्व आता है सैनिक तत्व। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र पहले नहीं था और अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वह पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था। मतभेदों में बल प्रयोग अंतिम तौर पर किया जाता है, लेकिन जिस देश के पास भारी सुसज्जित सैन्य बल होता है उसे विश्व स्तर पर अन्य खिलाड़ियों से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। तो सैन्य क्षमता विदेश नीति का एक कारक है और एक सैन्य रूप से सशक्त देश इस दृष्टि से अक्षम देशों की अपेक्षा विश्वासपूर्ण और कठोर निर्णय ले सकता है। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वह पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर के कारण भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति उसे इस बात के लिए बाध्य करती रही कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ वह अपनी मित्रता के संबंध को रख सके। और सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पे बहुत निर्भर भी था। तो विदेश नीति के जो हम निर्धारक तत्वों की बात करते हैं तो एक सैनिक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आता है वैयक्तिक तत्व। वैयक्तिक तत्व भारत की विदेश नीति पर वैयक्तिक तत्वों का विशेष रूप से पंडित नेहरू का व्यापक प्रभाव रहा। पंडित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फांसीवाद के विरोध और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के समर्थक थे और वे मैत्री, सहयोग और सहअस्तित्व की नीति के पोषक थे, लेकिन अन्यायपूर्ण आक्रमण को रोकने के लिए शक्ति के प्रयोग को उतना ही महत्व देते थे। पंडित नेहरू ने के अतिरिक्त डॉक्टर राधाकृष्ण, कृष्ण मेनन, के एम पन्नीकर का नाम भी उन विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने भारत की परराष्ट्र नीति पर या परराष्ट्र नीति को प्रभावित किया है। अब आता है नीतिगत विषय। ये क्या है विदेश नीति के निर्धारण में? भारत की विदेश नीति प्रगति की घरेलू प्राथमिकताओं को एकीकृत करती है, जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास भी समाहित है और साथ ही भारतीय विदेश नीति वैश्विक चुनौतियों का सामना भी करती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा अथवा समूह में हथियारों के नष्ट किए जाने की सहमति, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर सुधार शामिल है। जबकि हम अपने घरेलू लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हमें वैश्विक मामलों में तेजी से बदलते परिवेश एवं अपनी सुरक्षा, आर्थिक वास्तुशास्त्र के साथ अपने बेहतर तारतम्य को भी सुनिश्चित करना होगा, जिससे भारत के हितों की रक्षा हो सके। अत्यंत जटिल पड़ोस की स्थिति को देखते हुए अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में भारत ने राजनीतिक रूप से स्थिर और आर्थिक रूप से भी सुरक्षित परिधि का ध्यान भी रखा है। हम कुछ विचारधाराओं के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति, अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव रहा और इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा भी की गई है। इसी तरह से बुद्ध द्वारा प्रतिपादित, अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना, अकबर और शिवाजी द्वारा प्रदेश सहिष्णुता की भावना ने भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित किया। भारतीय विदेश नीति अरविंद, टैगोर, एम.एन. रॉय के मानवतावादी विचारों को भी प्रतिबंधित करती है और भारतीय झंडे में अशोक चक्र इस बात का सूचक है कि भारत संसार में शांति और मित्रता स्थापित करना चाहता है। और इसी तरह से जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व दो गुटों में विभाजित था, तो भारत भी किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ।
तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देती है। क्या देती है? असंलग्नता की नीति, यानी हम किसी भी गुट के साथ संलग्न नहीं होंगे। ये तो थे हमारे निर्धारक तत्व। और मुझे उम्मीद है कि जब हम विदेश नीति, भारत की विदेश नीति की रूपरेखा के बारे में पढ़ते हैं तो अर्थ परिभाषा के अलावा जो उसके निर्धारक तत्व हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ हमारा भाग 2 यहाँ पर समाप्त होता है।